आज हम लोग इस वीडियो में इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोमास या एनर्जी कंटेंट ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इन ए फूड चेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर्स। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, या कहें कि एक प्रकार का डायग्राम होता है, जिसको देख के हमें यह पता चलता है कि फूड चेन में जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होता है, तो प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म के कितने नंबर्स हैं, या उसका बायोमास कितना है, या प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे कितना एनर्जी कंटेंट है, तो उस चीज़ को इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमें बताता है। फर्स्टली, चार्ल्स इल्टन डेवलप एंड डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। चार्ल्स इल्टन ने सबसे पहले पिरामिड्स को डेवलप किया और बताया कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स होता क्या है, और इसी की वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम इल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। द बेस ऑफ ईच पिरामिड, मतलब कि पिरामिड का जो बेस होता है, ये जो बेस है रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर। तो ये जो बेस है ये बताता है, प्रोड्यूसर को बताता है कि ये प्रोड्यूसर है। यहाँ पे भी ये जो बेस है ये सब प्रोड्यूसर को बताता है कि प्रत्येक फूड चेन में जो प्रोड्यूसर होता है, तो प्रोड्यूसर हमेशा बेस पे बताया जाता है इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। और या उसी को जो बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ही होते हैं, वाइल एपेक्स रिप्रेजेंट्स द टर्शियरी या टॉप लेवल कंज्यूमर। तो जो एपेक्स है, जो सबसे अपर वाला पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बताता है ये टॉप कंज्यूमर को बताता है। जैसे इसमें देखेंगे कि बेस जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और ये टर्शियरी कंज्यूमर होगा। तो जो बेस है वह बताता है प्रोड्यूसर को, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होता है। जो टॉप लेवल है, जो एपेक्स है, उसका ऊपर वाला पार्ट, वो जो है वो टर्शियरी या टॉप लेवल के कंज्यूमर के बारे में बताता है। इन इकोसिस्टम इकोलॉजिकल पिरामिड कैन बी अपराइट। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो अपराइट भी हो जाता है। जैसे अपराइट कहने का मतलब कि यहाँ का इस पिरामिड में बेस जो होगा वह क्या होगा, ब्रॉडर होगा। जैसे ये जो देख रहे हैं आप, ये अपराइट इकोलॉजिकल पिरामिड्स है, जिसमें बेस जो है इसका देखिए ब्रॉडर है, और टिप जो है कैसा है, नैरो है। तो देखिए कि ब्रॉडर बेस माने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो है वो उस पे जो बेस है वो ब्रॉडर होगा, वहीं जो टिप होगा वो नैरो टिप होगा, जहाँ पे फाइनल ट्रॉपिक लेवल होगा। फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स है वो इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड हो सकता है। तो इन्वर्टेड में क्या होगा कि जो बेस होगा, जो ये बेस है, ये जो होगा ये नैरो होगा, और जो उसका टिप होगा वो कैसा होगा, बॉर्डर होगा। ये बॉर्डर होगा जो इसका टिप है, माने कि फाइनल ट्रॉफिक लेवल। तो बेस कैसा है इसका, नैरो है, बट टिप जो है वो ब्रॉडर है। और इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो स्पिंडल शेप के भी होते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो है स्पिंडल शेप के है। स्पिंडल शेप में क्या होता है कि बेस और टिप दोनों नैरो होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बेस एंड टिप दोनों क्या है, नैरो है, और इसका जो मिडिल पोर्शन है वो कैसा है, बॉर्डर है, माने चौड़ा है। देखिए यहाँ पे ये जो मिडिल पोर्शन है ये ब्रॉडर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है,
और स्पिंडल शेप भी हो सकता है। एक बार और हम लोग रिवीजन कर लें। अपराइट में क्या होगा कि बेस जो होगा ब्रॉडर होगा और टिप नैरो होगा। इन्वर्टेड में जस्ट उसके उल्टा होगा, जो बेस होगा वो नैरो होगा और टिप जो होगा ब्रॉडर होगा। और स्पिंडल शेप में क्या होगा कि बेस एंड टिप दोनों नैरो होगा और बीच वाला जो मिडिल पोर्शन होगा वो ब्रॉडर होगा। 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर कॉमनली स्टडीड। 3 टाइप्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स का स्टडी किया गया है अभी तक, जिसमें फर्स्ट है पिरामिड्स ऑफ नंबर। मतलब कि पिरामिड्स ऑफ नंबर करने का मतलब है कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे ऑरिजिन के कितने नंबर हैं, क्या नंबर होते हैं, तो वो पिरामिड्स ऑफ नंबर में हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा है पिरामिड्स ऑफ बायोमास। तो इसमें बायोमास के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक लेवल पे कितना बायोमास होगा। और फिर हम तीसरा पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक टॉपिक लेवल पे एनर्जी कंटेंट कितना होता है। पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर इट शोज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन। मतलब कि पिरामिड्स ऑफ नंबर में हम यह जानते हैं कि फूड चेन के प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म्स के कितने नंबर होंगे। तो ये इस केस में हम देखेंगे कि जैसे कि पिरामिड्स ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जब हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जब पिरामिड्स ऑफ नंबर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसका जो पिरामिड का जो स्ट्रक्चर होता है वह अपराइट होता है। कैसा होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में? अपराइट होता है। तो अपराइट कैसे हुआ? तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जब फूड चेन हम देखते हैं तो क्या होता है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कि प्रोड्यूसर जो होता है वह ग्रास होता है और ग्रास को जो है रैबिट खाता है। रैबिट को कौन खाता है? फॉक्स खाता है। फॉक्स को कौन खाता है? लायन। तो ये जो है जो आप देख रहे हैं कि ये फूड चेन हुआ और ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो फूड चेन है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ग्रासेस की जो संख्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर यानी कि प्रोड्यूसर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में होते हैं। फिर प्रोड्यूसर यहाँ पे ग्रास है तो ग्रास को कौन खाता है? रैबिट। तो रैबिट जो है, रैबिट की संख्या जो होती है प्रोड्यूसर से कम होती है। यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या जो होगी वह प्राइमरी प्रोड्यूसर से कम होगी। फिर रैबिट को कौन खाता है? फॉक्स। तो फॉक्स की भी जो संख्या होती है और रैबिट से कम होती है। यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो है उसका जो संख्या होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगा। और फाइनली लायन। तो लायन की संख्या जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में काफ़ी कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम जब देख रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर के केस में कि जो बेस है वो काफ़ी ब्रॉडर है जबकि जो टिप है वो नैरो है। इसलिए ये जो पिरामिड है वह अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो पिरामिड्स ऑफ नंबर जो होता है वह अपराइट होता है। यानी कि इसमें भी जो प्रोड्यूसर जो होते हैं उनकी जो संख्या होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे जब जो फूड चेन होता है जैसे फाइटोप्लैंक्टन होता है जो प्रोड्यूसर होता है उसको खाता है जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को कौन खाता है? स्मॉल फिश। और स्मॉल फिश को जो है लार्ज फिश खाता है। तो ये जो फूड चेन है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये बताता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन है उसको जूप्लैंक्टन खाया, जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिशेज जो होते हैं वो खाते हैं और स्मॉल फिशेज को उससे बड़े जो लार्ज फिशेज हैं वो सब खाते हैं। तो यहाँ पे जो पिरामिड्स ऑफ नंबर है एक्वेटिक इकोसिस्टम है वह अपराइट होते हैं। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो हमें बताता है कि फाइटोप्लैंक्टन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और जो
लार्ज फिश है उसकी संख्या सबसे कम होती है, यानी कि प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या होती है, मतलब कि प्राइमरी प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या, और सबसे कम जो होता है टर्शियरी कंज्यूमर की संख्या। तो जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड्स ऑफ नंबर की बात करेंगे तो जो प्रोड्यूसर होता है वह उसका नंबर हाईएस्ट होता है, और जो टर्शियरी कंज्यूमर होता है, टॉप कंज्यूमर होता है, उसकी संख्या जो होती है लोएस्ट होती है। इसीलिए जो पिरामिड्स ऑफ नंबर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम वह अपराइट होता है। पिरामिड्स ऑफ नंबर्स इन बिग ट्री इकोसिस्टम, यह जो एग्जांपल है यह एनसीईआरटी के जो बायोलॉजी है उससे लिया गया है। तो यहाँ पे जो बिग ट्री इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसका जो पिरामिड्स जो होता है इन केस ऑफ नंबर वह स्पिंडल शेप होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप। तो जैसे हम एक बिग ट्री को लेते हैं तो बिग ट्री एक सिंगल बिग ट्री है, उस पर बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर इंसेक्ट को खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं वह स्मॉल बर्ड्स वह इंसेक्ट से कम होते हैं, और जो स्मॉल बर्ड्स है उनको जो खाने वाले होते हैं उनकी जो संख्या होती है वह उससे भी काफ़ी कम होती है। यानी कि इस केस में आप देखेंगे कि जो बेस है वो भी नैरो है और टिप जो है वो भी नैरो है। तो यहाँ पे जो इस पिरामिड का जो स्ट्रक्चर है स्पिंडल शेप है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन पैरासिटिक इकोसिस्टम, जब हम पैरासिटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर्स जो होते हैं वह इन्वर्टेड होते हैं। इन्वर्टेड कैसे होते हैं अब इसको हम समझते हैं। यहाँ पे पैरासिटिक इकोसिस्टम में जो होता है एक पार्टिकुलर एक ट्री पे बहुत सारे पक्षी रहते हैं और ट्री से अपना फूड को प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे ट्री पे अगर फ्रूट लगा हो तो फ्रूट खाते हैं और अपना एनर्जी गेन करते हैं। फिर बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट होते हैं जो बर्ड्स से अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो है जब पैरासिटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जो यहाँ पे जो प्लांट है, इसकी संख्या सबसे कम है, और सेकेंडरी कंज्यूमर जो है जो पैरासाइट है इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो पिरामिड ऑफ नंबर का जो बनावट है वह इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी, तो हम पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर अब हम लोग पिरामिड्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो एनर्जी का अगर हम पिरामिड बनाएं तो कैसा होगा। तो एनर्जी का जो पिरामिड होगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। अब क्यों होता है, अब हम इसको समझते हैं। ये डायग्राम डिपिक्टिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू ईच ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन या फूड वेव, जो ये पिरामिड है एनर्जी का, वह बताता है कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी के फ्लो को बताता है कि कितना एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन ए गिवन टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे कितना अमाउंट है एनर्जी का, कितना अमाउंट है वह हमें पिरामिड ऑफ एनर्जी से पता चलता है। या एनुअली एक पर यूनिट एरिया में, एनुअली पर यूनिट एरिया में कितना एनर्जी का अमाउंट है वह भी हमें पिरामिड ऑफ एनर्जी से हम पता लगा सकते हैं। द एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है। एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप। तो
जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी का जो फ्लो होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, जिसके वजह से जो इतना एनर्जी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे था, तो उसके जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में होंगे उसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ होगा वह पहले से कम हुआ होगा, क्योंकि कुछ जो एनर्जी जो है वह लॉस्ट हो जाते हैं। तो जैसे आप एक जैसे सन से जो सोलर एनर्जी निकलती है, उस सोलर एनर्जी का यूज जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर अपने फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। तो इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी किनके पास होती है? प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। और ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, इनको जो प्राइमरी कंज्यूमर खाते हैं, तो उनके पास इनका टोटल एनर्जी का 10% ही ट्रांसफ़र होता है। यानी कि जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है वह प्राइमरी प्रोड्यूसर से टर्शियरी कंज्यूमर तक वह लिंडेमान के 10% लॉ को फॉलो करता है। यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में टोटल एनर्जी का 10% ही ट्रांसफ़र होता है। इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास होता है और सबसे कम किसके पास होता है? टर्शियरी कंज्यूमर के पास होता है। तो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ ऑफ लिंडेमान, 90% ऑफ एनर्जी obtained by each organism is utilized in their various metabolic activities। जो टोटल जो एनर्जी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, उसमें टोटल एनर्जी का 90% जो उसका एनर्जी होता है वह उसके द्वारा ऑर्गेनिज्म में किए गए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट एंड हीट। और ओनली 10% एनर्जी जो होता है वह नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास, इट शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन। तो किसी भी फूड चेन में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल्स पे ऑर्गेनिज्म का कितना बायोमास है उसको पिरामिड ऑफ बायोमास हमें बताता है। बायोमास इज द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट। इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड बाय कलेक्टिंग ऑल द ऑर्गेनिज्म एट वन ट्रॉपिक लेवल एंड मेजरिंग देयर ड्राई वेट। तो बायोमास एक्चुअली टोटल लिविंग मटेरियल होता है, जो जनरली जो हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल पे जो टोटल ऑर्गेनिज्म है उसके हम ड्राई वेट को मेजर करते हैं, और वह जो है जो टोटल जो ड्राई वेट आएगा वह उस ट्रॉपिक लेवल का टोटल बायोमास होता है। जैसे अगर हम बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है हमेशा अपराइट होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, जब हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वह ग्रास होता है। तो यहाँ पे जो बायोमास जो होगा वह प्राइमरी प्रोड्यूसर का वह सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम जो होता है जो बायोमास वह टर्शियरी कंज्यूमर का होता है। जैसे यहाँ पे जो टर्शियरी कंज्यूमर लाइन है इनकी जो बायोमास होती है एज कम्पेयर टू ग्रास काफ़ी कम होती है। तो जब हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जब हम देखते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास की जो बायोमास है वह जो प्राइमरी प्रोड्यूसर की जो बायोमास है सबसे ज़्यादा होती है और टर्शियरी कंज्यूमर के सबसे कम होती है। इसलिए जो इसका जो पिरामिड्स होता है वह हमें अपराइट होता है। Each tropic level has a certain mass of living material at a particular time called as the standing crop। अब किसी पर्टिकुलर टाइम में प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे कुछ सर्टेन मास होता है, जो एक अमाउंट होता है लिविंग मटेरियल का, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप मेजर एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि स्टैंडिंग क्रॉप जो है हम जो मेजर करते हैं एक्चुअली वह लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास होता है, बायोमास होता है, और उसको हम जो है या
नंबर होता है इन ए यूनिट एरिया। बायोमास ऑफ ए स्पेसीज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फ्रेश या ड्राई वेट। तो किसी भी स्पेसीज का जो बायोमास है हम फ्रेश या ड्राई वेट के टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। आप कहेंगे कि ड्राई वेट ही मोर एक्यूरेट क्यों होता है, तो इसके रीज़न ये है कि जब हम फ्रेश वेट की बात करेंगे तो उसमें वाटर कंटेंट होता है, तो वहाँ पे हो सकता है कि बायोमास में बायोमास थोड़ा वेरी करे, बट जब हम ड्राई वेट के यूज करके जब हम बायोमास कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे वेरिएशन और एरर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। बायोमास इज मेजर बाय बॉम कैलोरीमीटर। तो बायोमास जो है बॉम कैलोरीमीटर का यूज करके मेजर किया जाता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है उसको हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो हमें पता है कि जब एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं जू प्लैंक्टन होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं स्मॉल फिशेज होते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो होते हैं लार्ज फिशेज होते हैं। तो जब हम लोग नंबर की बात किए थे पिरामिड ऑफ नंबर में, तो वहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो वहाँ का जो पिरामिड था नंबर का वह अपराइट था, बट इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास यहाँ पे इन्वर्टेड होता है। तो आप कहेंगे कि नंबर ज़्यादा है, वहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन की नंबर ज़्यादा है तो बायोमास भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन उल्टा है। अब इसको हम समझेंगे कि क्यों फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी इसकी बायोमास जो है जब हम मेजर करते हैं तो कम क्यों रह जाती है। क्योंकि हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप की अभी पिछले स्लाइड में हम लोग बात किए हैं कि स्टैंडिंग क्रॉप जो होता है किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे जो पर्टिकुलर टाइम में जो उसका जो लिविंग मास होता है उसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। तो वह कितना देर हम कोई भी चीज़ है वो एनर्जी बना रहा है, बायोमास बना रहा है, तो वह कितने देर तक रुक पा रहा है, वो अपने आप को बायोमास को स्टोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हम लोग इसको समझते हैं। फाइटोप्लैंक्टन आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है वह प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। फाइटोप्लैंक्टन जो एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के साथ इनका जो बायोमास होता है काफ़ी कम होता है क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल होते हैं। हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड रिप्रोड्यूस क्विकली। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो फाइटोप्लैंक्टन जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी काफ़ी स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, छोटी होती है, और इनका जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। दे आर हैवली कंज्यूम बाय जू प्लैंक्टन। और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये काफ़ी ज़्यादा जू प्लैंक्टन के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, और विच लिव्स मच लॉन्गर एंड टेंड टू एक्युमुलेट बायोमास ओवर टाइम। यहाँ पे क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन की लाइफ साइकिल छोटी होती है लेकिन रिप्रोडक्शन काफ़ी फास्ट करता है। तो ये जितना फास्ट रिप्रोडक्शन करता है और उतना ही फास्ट जो जू प्लैंक्टन होता है उसको खा जाता है। यानी कि फाइटोप्लैंक्टन को इतना भी टाइम नहीं देता है कि वो अपने बायोमास को स्टोर कर सके, इसलिए ज़्यादा रिप्रोडक्शन फास्ट होने के बावजूद भी उसका जो बायोमास होता है फाइटोप्लैंक्टन की वह कम रह जाती है। जबकि जू प्लैंक्टन एक तो काफ़ी फास्ट खा जाता है और साथ साथ इसका जो लाइफ होती है थोड़ा लार्जर होती है, जिससे इसको टाइम मिल जाता है जू प्लैंक्टन को बायोमास को एक्युमुलेट करने के लिए। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस मच more living material, but it is consumed as quickly
एज इट प्रोड्यूस, मतलब कि फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा लिविंग मटेरियल प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा वो कंज्यूम भी कर लिए जाते हैं जूप्लैंक्टन के द्वारा, जिसकी वजह से सो इट इज़ नॉट एक्यूमुलेट इन ए लार्ज बायोमास, जिसकी वजह से ये बायोमास को अपने में एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जब हम पिरामिड्स बायोमास बनाते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो फाइटोप्लैंक्टन की जो बायोमास होती है काफ़ी कम हो जाती है जूप्लैंक्टन से। इफ प्रोड्यूसर आर ईटेन एज क्विकली एज दे प्रोड्यूस, द बायोमास ऑफ कंज्यूमर में एक्सीड दैट ऑफ द प्रोड्यूसर, रिजल्टिंग इन एन अपसाइड डाउन यानी कि इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड। वही बात है कि प्रोड्यूसर जितना क्विकली रिप्रोड्यूस कर रहा है उतना ही फास्ट वह कंज्यूम भी कर लिया जा रहा है जूप्लैंक्टन के द्वारा। तो वहाँ पे जो बायोमास जो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, उसका जो बायोमास है वह एक्सीड कर जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है कंपेयर टू प्रोड्यूसर, जिसकी वजह से जो बायोमास का जो पिरामिड है वह इन्वर्टेड हो जाता है। तो अब इस पिरामिड में हम देखते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो फाइटोप्लैंक्टन है और उसको जो खा रहा है वह जूप्लैंक्टन है। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन की लाइफ साइकिल छोटी होने की वजह से अपनी छोटी होती है और काफ़ी फास्ट रिप्रोडक्शन करने के बावजूद भी वह उसकी जो बायोमास होती है वह जूप्लैंक्टन से कम होती है। और जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पिरामिड जो होता है वह इन्वर्टेड होता है।